गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आपकी ईद और जो लॉन्ग वीकेंड था वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप लोगों ने खूब इंजॉय भी किया होगा। हमारे जो ईद शोज़ थे वो भी आपने देखे होंगे, उसमें जो मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराई है आपने वो भी इंजॉय की होगी। फैमिली को वक्त दिया होगा, दोस्तों के साथ गपशप लगाई होगी, टिक्का पार्टी की होगी। जनाब, ईद कुर्बान एक खुशियों भरा त्यौहार होता है और वो कोई भी ईद हो सकती है और ये खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक हम अजीज़ों अकारिब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गरीबों और मुस्तहिक लोगों को अपनी खुशियों में शामिल नहीं करते हैं। और ईद कुर्बान हमें एक पैगाम भी देती है कि कुर्बानी के जानवर के साथ साथ हमने अपनी नफ़रतें, अनाएँ और ज़िद्दें जो है ना उनको कुर्बान करना है और पुरानी बातें दिलों से मिटाकर अपनों को करीब लाना है। मोहब्बतें बांटनी है और मोहब्बतें समेटनी भी है। और कुर्बानी का मकसद जनाब बांटना होता है, ना कि गोश्त से अपनी जो फ्रीज़र्स हैं उनको भर लिया जाए। और जैसे हालात चल रहे हैं आजकल, फ्रिज भरने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि कई कई घंटे बिजली चली जाती है। लोड शेडिंग से फ्रिज में जो पड़ी चीज़ें हैं वो ख़राब होने का ख़दशा भी ज़ाहिर होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उतना ही गोश्त हम संभाल कर रखें या अपने फ्रीज़र्स में रखें जो 1 या फिर 2 दिन चल सके और बाकी मुस्तहिक लोगों में हम तकसीम कर दें। कि ख़राब करके ज़ाया करने से तो बेहतर है ना कि किसी गरीब के पेट में चला जाए। तो आपने भी यही चीज़ करनी है। अगर आपके फ्रीज़र्स में एक्स्ट्रा गोश्त पड़ा हुआ है तो आप वो किसी मुस्तहिक तक पहुंचाएं जो डिज़र्विंग है। तो इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब, ख्वाबों की ईद गुजर चुकी है और ये ख्वाबों की ईद ही कहा जाता है क्योंकि ईद पर गोश्त खाने और ख्वाबें उड़ाने का जो सिलसिला है वो ईद के बाद भी कई दिन तक जारी रहता है। और कई दिन तक ब्रेकफास्ट, हमारा लंच, डिनर्स में गोश्त से बनी हुई जो डिशेस है ना वही हमारे खुराक का हिस्सा रहती है, हमारे दस्तरखान का हिस्सा बनती है, जो कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगी जो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है वो मैदे समेत सेहत के कई मसाइल पैदा कर सकता है। तो ईद के बाद हमारे खाने पीने की रूटीन क्या होनी चाहिए, ईद के दौरान होने वाली जो बसियारखोरी के नुकसानदेह असरात है उनसे हम कैसे बच सकते हैं और फ्रीज़ किया हुआ गोश्त कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ताकि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित ना हो, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर हैं जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और जनाब, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी गुज़श्ता ईद। और अनम, ये ख्वाबों की ईद थी, गोश्त की ईद है और ईद पे तो तीनों दिन तो ये चीज़ चल रही होती है गोश्त से बनी हुई डिशेज, लेकिन ईद के बाद भी हफ्ता 2 हफ्ता यही ट्रेंड होता है हमारे घरों में। तो मुझे बताइए कि गोश्त का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए ताकि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित ना हो, फ़ायदेमंद? बिल्कुल मनीबा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये पूरी ईद जो है ना, ईद के 3 दिन तो होते ही हैं, उसके बाद भी पूरा मंथ जो है ऑलमोस्ट इसी तरह चलता है कि रोज़ ही गोश्त का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने देखते हैं कि गोश्त है किस चीज़ का। लाइक वो बीफ है, मटन है, यानी बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, ऊँट का गोश्त है। पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो हमें आइडेंटिफाई करें कि वो किस चीज़ का गोश्त है। ठीक है। फिर बात आ जाती है कि वो किस पार्ट का गोश्त है। अगर आप जो भी जानवर आपने ज़िबा किया, जो जिसकी भी आपने कुर्बानी की, वो किस पार्ट का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि वो गोश्त है या वो जो हमारे ऑर्गन मीट्स होते हैं, जैसे कलेजी वगैरह हो गए, निहारी है, बोंग पाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी उतना ही किया जा रहा होता है। फिर गोश्त भी होता है, तो वो चीज़ें क्योंकि हर पार्ट में फैट कंटेंट डिफरेंट होता है। इसी तरह से जानवर की बात की जाए तो सबसे कम जो चिकनाई होती है, सबसे कम फैट्स जो है वो बकरे में होते हैं, बकरे के गोश्त में। उसके बाद उससे कम जो, उससे थोड़े से ज्यादा जो हम कहते हैं वो ऊंट के गोश्त में होते हैं। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो फैट कंटेंट होता है वो गाय के गोश्त में होता है। मतलब बीफ में? हाँ, बीफ में फैट कंटेंट ज्यादा होता है। और पर्टिकुलरली अगर हम उसमें ऑर्गन मीट्स की बात करते हैं, कलेजी वगैरह की बात करते हैं, पाए वगैरह जो उसके ऑर्गन मीट्स है, उनमें एक फैट कंटेंट मजीद ज्यादा होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप लोग ये कोशिश करें कि जो भी गोश्त खा रहे हैं, जिस भी जानवर का गोश्त आप खा रहे हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल अमाउंट में खाएं। और दूसरा, जो पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं कम से कम चिकनाई के साथ इस्तेमाल करें। आप देखें इस ईद पे मैंने भी ये प्रैक्टिस देखी है, कुछ लोग एक्स्ट्रा जो चर्बी भी गोश्त साथ में होती है उसको भी ऐड करे होते हैं घी के तौर पे, खानों में, सालन में इस्तेमाल की जा रही होती है। वही एनिमल फैट जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है।
तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि गोश्त के अंदर अपनी ही उसके फैट मौजूद होता है, मार्बल फैट जो गोश्त के अंदर होता है। हाँ। तो कोशिश करें कि जो उसके एक्स्ट्रा साइड पे चर्बी लगी हुई है वो उतार दें, ताकि आपका जो कैलोरी कंटेंट है वो कम हो जाए। ठीक है, पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम गोश्त कौन सा खा रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से फिर हम ये चीजें कर सके कि हमने कितनी कैलोरीज इंटेक करनी है या कितना फैट हम इंटेक कर रहे हैं, उस पे हमने आना है। लेकिन कलेजी और ऑर्गन मीट का जैसे आपने बताया कि उनमें फैट एलिमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कलेजी का ये भी कहा जाता है कि उसके साथ खून भी बनता है। इट्स मिथ और नॉट? नहीं, इट्स ट्रू कि जो कलेजी है, जो हमारी खासतौर पे जो मटन की कलेजी है, बकरे की कलेजी है, वो आपकी उसमें आयरन कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो इसलिए उसमें वो खून बनाने में भी, या जो लोग एनेमिक हैं, आयरन डेफिशिएंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। गाय की कलेजी में थोड़ा आयरन कंटेंट कम होता है क्योंकि फैट परसेंटेज ज्यादा होती है, ओवरऑल उनकी बॉडी की कॉम्पोजिशन ऐसी है। सही। तो इसीलिए उसमें जरा फैट कंटेंट भी साथ में आ जाता है। जितना भी गोश्त होता है ना ये वाला, क्योंकि रेड मीट में आता है, तो इसमें कैलोरीज भी उतनी ज्यादा होती हैं, फैट भी ज्यादा होता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें इसकी कंट्रोल अमाउंट लेनी चाहिए, ताकि हमें सिर्फ कैलोरीज और फैट्स ना मिले, हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुनीबा इसमें यह है कि इसमें टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जो आपका रेड मीट होता है ना, चाहे बीफ है, मटन है, चाहे वो कैमल मीट है, कोई भी मीट है, ये जो रेड मीट की कैटेगरी में आते हैं, इनके डाइजेशन प्रोसेस जो थोड़ा स्लो होता है, ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं। ओके। कोशिश करें कि आपका जो मील का टाइमिंग्स है, एक मील का दूसरे मील से एटलीस्ट 6 आवर्स का गैप होना चाहिए। हाँ। और सेकंड ये चीज कि रात सोने से कम 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लें। लेट नाइट जो पार्टीज, हमारी बारबेक्यू पार्टीज और वो रात लेट नाइट होती है, एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप होना चाहिए आपके स्लीप टाइम में और आपके डिनर में, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको टाइम मिल सके उस मीट को डाइजेस्ट, उसको प्रोसेस करके डाइजेस्ट कर सके। अच्छा। तो एटलीस्ट ये चीज का ख्याल, टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि टाइमिंग जो है वो गैप रहना चाहिए, डिस्टेंस थोड़ा सा हो आपकी लंच के अंदर और डिनर के अंदर। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए कि बारबेक्यू पार्टीज भी अभी चलनी है, ये वीकेंड भी आने वाला है, उस पर भी होंगी या अभी भी घरों में होंगी, तो उसमें कहते हैं कि बारबेक्यू जो है वो निस्बतन ज्यादा बेहतर होता है, उसमें फैट कंटेंट कम हो जाता है, इसके बारे में बताइए। बारबेक्यू में देखें, वैसे तो उसमें हम फैट नहीं ऐड करते, लाइक उसमें कोई किसी किस्म का ऑयल या वो चीज़ें नहीं ऐड, लेकिन आप देखें जब हम उसको बिल्कुल कुक कर लेते हैं तो उसके ऊपर ऑयल को ब्रश किया जा रहा होता है, एक्स्ट्रा फैट तो फिर भी हम ऐड कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है कि कोशिश करें कि जब आप बारबेक्यू करें हो तो मीट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो जो कॉयल है हमारे पास नीचे कोयला है उसके साथ ना हो। अच्छा। क्योंकि कोल के साथ जब वो मीट डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो उससे जो उसमें जो मीट के अंदर कुछ कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं, यानी कि जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो है वो उसकी कन्वर्जन हो जाती है, क्योंकि केमिकल है। तो डायरेक्ट आपके कोल के साथ जो है वो मीट का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और बारबेक्यू में कोशिश करें, जो अक्सर देखें आप ज़्यादा उसको ग्रिल कर लेते हैं तो कुछ मीट का पार्ट है जो ब्लैकिश हो जाता है, कोशिश करें उसको उतार दें, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो बॉडी में एज इट इज पड़ा रहता है और वो समटाइम्स डिजीज कॉज कर रहा होता है। तो वो डाइजेस्ट बॉडी नहीं उसको कर पाती, वो एंजाइम्स को डाइजेस्ट नहीं करते। तो इतना उसको कुक करें बारबेक्यू को कि जितना बस उसका मतलब मीट का कलर चेंज हो जाए, कुक हो जाए, लेकिन वो ब्लैकिश टोन में ना जाए। और एक्स्ट्रा ऊपर फैट या हमें ऑयल उतना ज़्यादा स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं होती। सही, ठीक है। तो हमें अगर बारबेक्यू में भी खा रहे हैं तो फिर कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए? बारबेक्यू में वेरी करता है, एक 1 पर्सन के लिए देखें, अब बेसिकली सीट पे हो रहा होता है कि हमारे पास जो भी डिशेस बन रही होती है ना, 4-5 डिशेस भी बन रही होती है, मीट ही होता है, सब में मीट होता है। पुलाव है वो भी है, ड्राई फॉर्म में भी है, ग्रिल। तो आपकी जो ओवरऑल 1 डे की 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है वो 4 to 5 आउंसेज होती है। ठीक है, 4 to 5 आउंसेस कितनी हो जाएगी? 4 to 5 आउंसेस मतलब ये कि हर पर्सन की ये एक हथेली के बराबर की जो रिक्वायरमेंट है, ये 1 आउंस अपनी हथेली के मुताबिक एक दिन में खाना है। नहीं, ये 1 आउंस है। ठीक है, ये 1 आउंस। हाँ, तो आप इसका मतलब ये है कि आप इस साइज की 4 से 5 बोटियां एक दिन में खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इतना आपने बड़ा मुश्किल टास्क बता दिया, जैसे कि इस साइज की 4 से 5 बोटियां खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आप खा सकते। ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। हाँ, इसमें ये है कि अब हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ। कि अगर आपने इतना ही दोपहर में खाना है या मॉर्निंग में खाना है तो फिर इतना आप डिनर में ले लें, मतलब उसको साथ वेजिटेबल्स ऐड करके, कुछ सैलड्स को ऐड करके तो उसको कंप्लीट कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोशिश करें कि मीट के साथ जितना भी हम आजकल जो गोश्त खा रहे हैं उसके साथ या तो सैलड, बॉल ऑफ सैलड लें, या उसके साथ थोड़ा सा योगर्ट ले लें, मिंट सॉस ले लें, ताकि वो डाइजेस्ट करे।
हम यहाँ पर इन चीज़ों की बजाय साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमें लगता है कि इसकी वजह से जल्दी हजम हो जाएगा। एग्जैक्टली हालांकि ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी मीट का डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्लो है, मैंने बताया। जब हम लोग मजीद उसमें कोल्ड ड्रिंक्स ऐड कर लेते हैं तो कैलोरीज उतनी बढ़ जाती है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। अच्छा। तो मीट की जो अपनी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैलोरीज ही पीछे रह जाती हैं, और हम शुगर से मतलब कोल्ड ड्रिंक से भी ऐड कर लेते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स वो हाइड हो जाते हैं, वो उतने हमें नहीं मिलते, उतने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। अच्छा। शुगर और कैलोरीज कंटेंट ही ज़्यादा हमारा जो है फिर एब्जॉर्ब होता है, और प्रोसेस भी उसका जो है वो मजीद स्लो हो जाता है। एसिडिटी और उसके अलावा इंडाइजेशन फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात। लेकिन हम लोग गोश्त के साथ फिर ईद पे नान भी खा रहे होते हैं, खमीर रोटी भी खा रहे होते हैं, चावल भी बन रहे होते हैं, तो इसकी वजह से मजीद हमारे पेट पे बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, मैदे पे बोझ पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि देखिए वाइट फ्लावर जो है, जैसे आपने नान की बात की है, तो मैदा जो है वो वैसे ही वाइट फ्लावर इतना डिफाइंड होता है, वो हम नॉर्मल डेज में भी कहते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर रहा है, आप होल व्हीट फ्लावर यूज़ करें, तो ये इससे मजीद स्लो होता है। तो आप कोशिश करें कि नान वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ड्राई फॉर्म में गोश्त अगर आप जैसे खा रहे हैं बारबेक्यू में या ग्रिल फॉर्म में, तो उसको खाली आप एंजॉय कर लें, साथ बॉल ऑफ सैलेड ले लें, ताकि फाइबर जाएगा तो डाइजेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो। और इससे फिर बाद में आप देखें कि बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का, इंडाइजेशन का, एसिडिटी कॉमन हो जाती है ईद के बाद। ये प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो हम थोड़ी सी अगर ईद पे एहतियात कर लें, अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं अपनी ईद को, ताकि अपनी साथ में सेहत का भी अच्छा सा ख्याल रखा जाए। सेहत का भी ख्याल रखें, लेकिन टेक्निक्स भी है ना आनम, कि हम लोगों ने पकाना कैसे है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, और उससे पहले हमें गोश्त को धोना कैसे है, इस हवाले से भी थोड़ी सी अगर टेक्निक है तो वो भी हमें बता दें। बिल्कुल, मीट को जो साफ करना और उसके बाद उसको वॉश करना प्रॉपर तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई किसी किस्म का देखे ना, आप ओपनली मीट जो है वो बन रहा होता है, गोश्त वहीं पे बन रहा है, पास में मतलब गंद भी हो सकता है, उसकी अगर सही से हैंडलिंग नहीं की गई है तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। अगर क्योंकि मीट जो फ्रेश मीट है उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। तो अगर अच्छी तरीके से आपने उसको ला के वॉश नहीं किया तो फिर उसमें आपको या ब्लड रह गया आपके गोश्त में, तो वो कहीं से आपके अगर सालन में या आपने जो कुक किया उसमें चला गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, वो ज़्यादा हेल्थ इश्यूज कॉज करेगा। तो प्रॉपर मीट की हैंडलिंग होनी चाहिए, और अगर आपने उसको स्टोर भी करना है तो प्रॉपर तरीके से उसको वॉश करके, ब्लड को उसमें से अच्छी तरीके से वॉश करके उसको ड्राई करके रखें। जब मीट जो है वो गीला हो तो उसको उसी तरह से पैकेट में डाल के फ्रीज़ ना करें, क्योंकि जब उसमें से प्रॉपर तरीके से उसका ब्लड और वाटर ड्रेन नहीं हुआ होगा तो वो अगेन वायरस या बैक्टीरिया बीच में रह सकता है। अगर हमें उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो फिर उसको मतलब बहुत प्रोलॉन्ग नहीं हम कर सकते। कितनी देर के लिए कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि हम लोग आधे से ज़्यादा तो गोश्त जो है वो घरों में रख लेते हैं, अपने फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं कि आराम आराम से इसको खाएंगे हम लोग। तो कितनी देर हम अपने फ्रीजर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और कितनी देर के बाद वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर हम उसको खाएंगे? तो इसको मनीबा मैक्सिमम हम 20 से 25 डेज स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, हम जब गोश्त को फ्रीज कर देते हैं ना तो उसको डीफ्रॉस्ट करना भी एक प्रोसेस है। अच्छा, ठीक है। हम एकदम से गोश्त को फ्रीज करते हैं, उसको फ्रीजर से निकाल के डायरेक्ट हम उसको पानी में डाल देते हैं। या हम उसको वैसे ही बाहर पड़ा रहने देते हैं कि ये खुल जाएगा और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। जो गोश्त है उसको प्रॉपर तरीके से जब तक डीफ्रॉस्ट ना किया जाए वो भी आपके लिए कंटामिनेशन के चांसेस उसमें हो सकते हैं। अच्छा। तो उसको डीफ्रॉस्ट करने का तरीका ये है कि अगर आपने उसको फ्रीजर में रखा हुआ है तो उसको जब आपने यूज़ करना है उससे 2 घंटे पहले निकाल के उसको फ्रिज में रख दें। ओके। फ्रिज वाली साइड पे रखेंगे तो उसमें से सारे के सारे, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, बाहर टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं है। ठीक है। जैसे ही उसको हाई टेम्परेचर मिलता है, एकदम लो से हाई टेम्परेचर में जाता है तो एकदम से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए उसको पहले फ्रिज में रखें 2 घंटे, और उसके बाद फिर उसको आप वो बिल्कुल इवन हो जाएगा, उसकी जिसमें आइस है या जो भी वो जमा है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के वॉश करके उसको आप यूज़ करें। तो इस तरीके से हम अगर गोश्त को स्टोर किया हुआ है तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत से लोग हैं ना कि वो स्टोर करने का ये भी एक तरीका अपनाते हैं कि वो उसको बॉयल करके और उसको ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं। ये भी ठीक है कि नहीं ठीक? नहीं, बॉयल करके फिर देखें वो पानी डिस्कार्ड कर देंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल जाएंगे। तो बॉयल करके उसको स्टोर करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा। आप उससे बेहतर ये कर सकते हैं कि जैसे कबाब बना के या कोई इस तरह की फॉर्म में बना के आप उसको रख सकते हैं, लेकिन बॉयल करेंगे तो वो स्टोरेज का अच्छा तरीका नहीं है मीट को स्टोर करने का।
मीट को स्टोर करने का। और आजकल वैसे भी जितनी लोड शेडिंग हो रही है, जितनी बिजली जा रही है, और ये मौसम ऐसा है हाँ, और ऊपर से मानसून का मौसम भी है, तो इस मौसम में जितना ज्यादा आप घर से उसको निकाल सकते हैं, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उतना आप लोगों ने जनाब वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना है, ना कि घर में फ्रीज करके रखें। तो मुझे बताइए फिर इसके साथ साथ कौन कौन से हम, अगर हमने अभी खाने हैं तो कौन कौन सी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम घर पे बना सकते हैं बेवरेजेस के अलावा? बेस्ट तो उसमें ये कि आप लेमनेड बना लें। अच्छा। पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन और मिंट ऐड करें, उसको ब्लेंड करके लेमनेड बना लें। ठीक है। क्योंकि लेमन उसके साथ और मिंट होगा तो वो डाइजेशन भी करेगा, और कैलोरीज इसमें नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये कि कैलोरीज नहीं है, तो इससे आपकी डाइजेशन जो है वो अच्छी होगी। ये लेमनेड का इस्तेमाल, होममेड लेमनेड का इस्तेमाल आप साथ कर सकते हैं। ठीक। अगर आपको कोई फ्लेवर चाहिए तो इसी लेमनेड में एक फ्रूट ऐड कर ले, लाइक जैसे पीच है आजकल बहुत अच्छे, पीच ऐड कर ले, मैंगो ऐड कर ले, तो वो फ्रूट पंच भी बन सकता है आपका। तो इस तरह की होममेड रेसिपीज आप कर सकते हैं। दूसरा, मीट को डाइजेस्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो कोशिश करें कि अगर मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल आप ज़रूर कर लें। या जैसे दालचीनी और सब्ज़ इलायची का कहवा है, ये आपको डाइजेशन में बहुत ईज करता है। तो दालचीनी या सब्ज़ इलायची का कहवा या फिर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल 1 से 2 कप दिन में ज़रूर करें, अगर आप मीट का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। और बहुत से लोग अदरक का कहवा भी यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या, और अदरक की चाय भी यूज़ करते हैं, तो वो कहवे में यूज़ करना चाहिए या दूध के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन सही है? नहीं, दूध के साथ उतना कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा, उसको कहवे के साथ, लाइक पानी के साथ बॉईल करके कहवा जो बनता है उस तरह से आप, और जो भी कहवा बनाए कोशिश करें उसको स्टीम करें थोड़ी देर के लिए। अच्छा। लाइक उसको फ्यू सेकेंड्स जस्ट बॉईल करने के बाद उसका चूल्हा बंद करें और उसको कवर करके स्टीम पे रखें एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, ताकि उसके जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उसके अंदर आपके अच्छी तरह से कहवे में ऐड हो जाए। फिर उसको स्ट्रेन करके आप इस्तेमाल करें, और कहवे में अलग से चीनी वगैरह ना ऐड करें। ठीक है। लेमन या मिंट अगेन मैं कह सकती हूँ कि वो ऐड कर लें। हनी या शक्कर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। देखिए, हनी है, शक्कर है, गुड़ है, कुछ भी है, सब में कैलोरीज हैं, तो इन सब से बचें। कैलोरीज से हमने बचना है, क्योंकि ऑलरेडी मीट से हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज को ऐड ना करें। ठीक है। चीज़ है। तो क्या फिर जब भी हम लोग डिनर करें, लंच करें, उसके बाद हम लोगों को कहवा पीना चाहिए? बिल्कुल, 1 आवर के बाद। अच्छा, 1 आवर के बाद, मतलब आप दिन में अगर 3 दफा भी गोश्त खा रहे हैं तो उसके बाद एटलीस्ट 1 आवर के बाद आप लोगों को कहवा पीना है, जो हमें अनम बता के जा रही है। उन तीनों में से कोई भी आप कहवा बना सकते हैं। लेकिन अनम, बच्चों के हवाले से अगर मैं बोलूँ तो उन्हें कितने आउंस देना चाहिए, और उनके लिए क्या ठीक है मीट खाना? हाँ, बच्चों के लिए मीट खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि मीट आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मसल बिल्डिंग भी कर रहा है। बच्चों की ग्रोथ फेज में होते हैं बच्चे, तो उनके लिए प्रोटीन्स तो रिक्वायर्ड होती हैं। तो बच्चों के लिए भी अगेन हम यही कहते हैं कि 2 to 3 आउंसेस पर डे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिकी ईटर भी हैं, वो नहीं भी गोश्त खाते। कोई बहुत से बच्चे हिडन फॉर्म में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो बच्चों को ज़रूर आप मीट को का इस्तेमाल करवाएं। बहुत ज़्यादा मीट नहीं, फ्राइड फॉर्म में मीट नहीं देना बच्चों को। अच्छा। ग्रिल्ड फॉर्म में दे दें, वो ग्रेवी की फॉर्म में बना हुआ है, पुलाव में बना हुआ है, उस तरह दें। फ्राइड फॉर्म में हमने नहीं देना। तो बाकी मीट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बी विटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं, आयरन बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, तो वो बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो जो ऑर्गन मीट है, क्या वो भी दे सकते हैं बच्चों को? मतलब ब्रेन मसाला है और पाए और ये सारी चीज़ें भी बड़े लोग खा रहे होते हैं, कलेजी, क्या ये भी बच्चों के लिए ठीक है? ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं, बच्चों के लिए अच्छे। अगर हम देखें पाए की बात करें ना, सिरी पाए या अगर निहारी की हम बात करें, इटसेल्फ इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं इन सब चीज़ों की, बट इसके साथ बस नान का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसको सिंपल स्पून से अगर इंजॉय कर लें जस्ट लाइक अ सूप, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। या अगर बच्चों के लिए है तो आप उनको थोड़े से राइस के साथ दे दें, क्योंकि बच्चों की कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनको थोड़े राइस के साथ आप सॉफ्ट करके वो दे दें। या पुलाव की फॉर्म में बच्चों को आप मीट दे सकते हैं, यखनी के साथ वाला पुलाव अच्छा सा बना के वो बच्चों को दे दें। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा और फ्राइड, इन 2 चीज़ों से अवॉइड करना है बच्चों। और किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या जिनको दिल की बीमारी है, जिनको बीपी का मसला है, उनको मीट कितना खाना चाहिए? नहीं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है, और जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो रेड मीट स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं होता, स्ट्रिक्टली उनका मना होता है, उनको देना ही नहीं है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तो वो अगेन जस्ट 2 to 3 आउंस, लाइक 2 to 3 पीसेस ऑफ मीट, स्मॉल साइज का, जैसे मैंने कहा इतना नॉर्मल रेगुलर साइज का पीस, वो 1 डे खाए। वो डेली नहीं खा, वो दिन में इवन 2 दफा भी नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है, फैट कंटेंट भी ज्यादा, तो वो उनका अगर कंट्रोल्ड बीपी है तो वो एकदम से फ्लक्चुएट करेगा।
तो एहतियात ज़रूरी है। एक टाइम इतना सिर्फ ले सकते हैं। जो यूरिक एसिड के पेशेंट है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते रेड मीट, क्योंकि यूरिक एसिड में स्ट्रिक्टली जो रेड मीट है वो अलाउड ही नहीं होता। उन्हें तो बिल्कुल भी उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर आपको अपनी सेहत प्यारी है, सेहत से मोहब्बत है। तो अनम मंजूर हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। अनम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब, हम बात करते थे कि ईद के बाद जो हम लोगों ने इस वक्त गोश्त जो स्टोर किया हुआ है और उसको हम लोगों ने मुख्तलिफ डिशेस में इस्तेमाल करना है, तो कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल करना है, इस पर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ख्वाबों की ईद गुजर चुकी है, लेकिन पार्टीज अभी भी जारी रहेंगी क्योंकि आगे वीकेंड आने वाला है और वीकेंड पर बारबेक्यू पार्टीज होंगी और मुख्तलिफ खाबे भी खाए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मीठे की भी तलब होती है। जनाब, मीठा जब तक किसी ओकेजन में या किसी डे ना खाया जाए, किसी डिनर में ना खाया जाए, तो जनाब मज़ा ही नहीं आता। वो जो ओकेजन है, इवेंट है, ये पार्टी है, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाती है। तो आजकल मीठे की बहुत डिमांड चल रही है, बहुत कुछ मीठे में बहुत वैरायटी आ चुकी है, तो उसमें भी आज हम बात करेंगे। दूसरा हम लोगों ने बात करनी जनाब आज एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, कि घर में बैठ के जो खासतौर पर ख़वातीन हैं वो किस तरह अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं, पॉलिश कर सकती हैं और वो लाखों रुपए महाना घर में किस तरह कमा सकती हैं, कौन कौन सी स्किल्स उन्हें चाहिए होती हैं, उस पर बात करेंगे। और चीज़ें जो हैं कि मीठे में क्या चल रहा है, ये सारी रिलेट करती हैं एक चीज़ें कि बिज़नेस को आपने किस तरह लेकर चलना है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको, जिसको आप लोगों ने ग्रिप करनी होती है जिसके ऊपर, तो उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फरीहा तजम्मुल केक मेकिंग एक्सपर्ट हैं, केक्स बड़े मज़े के बनाती हैं और आज भी वो हमारे लिए जनाब कप केक्स लेकर आई हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। लेकिन उनसे जानेंगे कि जनाब कितनी डिमांड है आजकल मार्केट में, क्या महंगाई का असर हुआ है उनके ऑनलाइन बिजनेस पर भी कि नहीं हुआ है। फरीहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेट। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद कैसी गुजरी फरीहा आपकी? ईद अच्छी गुजरी। ये तो ईद बकरों की ईद होती है तो बकरों ने ज़्यादा एंजॉय करना होता है। तो ज़्यादा हैक्टिक तो नहीं रही, लोगों के ऑर्डर्स तो नहीं आए इस ईद पे? ऑर्डर्स तो बहुत सारे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ना लोग करते ऑर्डर ऑन टाइम है। मतलब बिल्कुल फ्यू आवर्स पहले बताएंगे कि अच्छा अब हमें केक चाहिए, अब हमें कप केक चाहिए, तो उनको यही बताया जाता है कि इतनी गर्मी में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, सर्दी में पॉसिबल हो जाता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि चीज़ें मेल्ट हो रही होती हैं। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई एटलीस्ट एक दिन पहले प्लीज़ आप बता दें, क्योंकि स्लॉट्स बुक होते हैं, फिर इधर उधर करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है इधर भी। तो इसका मतलब जो ये लोग होते हैं ना जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनके लिए सारे इवेंट्स जो है वो हैक्टिक ही गुजरते हैं। जी, उनके कोई इवेंट्स नहीं होते। अच्छा। उनके अपने कोई इवेंट्स नहीं होते, वो खुद नहीं एंजॉय कर सकते, वेदर इट्स इंडिपेंडेंस डे, वेदर इट्स ईद या कोई भी ऐसी। अपनी शादी वाले दिन भी मुझे तो लगता है कि केक्स बना रहे होंगे केक मेकर्स। हमारी एक बेकर हैं, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट का केक खुद ही बनाया था जी उस दिन भी। तो क्योंकि हम लोग इतने आदी हो जाते हैं अपने टेस्ट के कि हम लोग को फिर किसी का टेस्ट नहीं पसंद आता, मजे का नहीं लगता। तो घर में कोई इवेंट है तब भी हम बिजी हैं, हम नहीं तैयार हो सकते, हम नहीं अपने आप को देख सकते, लेकिन इट्स नेचुरली गुड कि हम लोग किसी का दिन अच्छा बना रहे हैं, उससे भी हमें खुशी हो जाती है। और आगे ये जो 10 से 15 दिन होंगे मेरे ख्याल से, इसमें निकाह भी हो रहे होंगे और शादियों का भी थोड़ा सा इसमें होता है, तो क्या ज्यादा डिमांड किस चीज की आती है? कप केक्स की है, केक्स की है? निकाह पे भी आजकल लोग जो है वो केक सेरेमनी कर रहे हैं। मोस्टली वेडिंग्स का अगर देखा जाए तो उस पर तो केक्स ही चलते हैं, लेकिन अगर हम लोग घर की गैदरिंग में देखें तो लोग ब्राउनीज बहुत प्रेफर करते हैं। ब्राउनीज चाय के साथ भी क्योंकि चल जाती हैं, तो दे कैन सर्व इट, बाद में भी स्टोर भी कर सकते हैं उसको। उसमें ये नहीं होता कि अच्छा वो उसी दिन ख़त्म करनी है, वो अगले दिन ख़त्म करनी है। ब्राउनी जो होती हैं दैट कैन वर्क फॉर 5-6 डेज आगे भी इफ़ यू कैन स्टोर देम। जी। तो ब्राउनीज हो गए, कपकेक्स हो गए, इनकी डिमांड्स अब ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। अच्छा। तो उससे डेफिनेटली एक ये असर पड़ा है कि लोग केक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे। लोग कहते हैं कि मतलब नॉर्मल अमाउंट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, हालांकि होता है इसमें भी ज़्यादा नहीं है, बट सर्विंग ज़्यादा इंडिविजुअली हो जाती है। जैसे अब 6 कपकेक्स है तो पता है कि 6 लोगों ने खाना है, ठीक है, और और दे आर रिलेटिवली
दे रिलेटिवली कॉस्ट लेस अमाउंट देन केक्स। तो अच्छा, उसमें मतलब महंगाई का असर इस पे भी पड़ा है? पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है जनाब। आप देखें पेट्रोल गया है तो ऑयल ऊपर चला गया, अंडे ऊपर चले गए हैं। फ्लक्चुएट तो डेली बेसिस पे हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी रेस करें तो क्लाइंट्स को अभी समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि यहाँ पे ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी कहाँ से फिर प्रॉफिट कमाएं। हमारा तो जो हमारे पास अब आ रहा है वो बिलीव यू मी मुनीबा कि वो बिल्कुल जा ही रहा है। हम लोग कुछ नहीं बना पा रहे, नेक टू नेक चल रहा है बिल्कुल। लेकिन कुछ बेकर्स हैं जिन्होंने नहीं भी किया, जैसे अब मैं हूँ, मैंने मे बी 100-200 का रेस किया है। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंटेज भी देखनी पड़ती है, तो यू कैन नॉट गो विद द ट्रेंड कि अच्छा अब ये हो गया तो हमने भी ऊपर लेके जाना है, उससे आपका बिजनेस और हर्ट होता है। अच्छा। एट दैट टाइम जब आप रैपिडली इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली 3 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस चेंज हुई है, तो आप 3 दफ़ा चेंज करेंगे तो आपका क्लाइंट ख़राब होगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि थोड़ा सा लॉस ले लें लेकिन अपना क्लाइंट लॉन्ग टर्म का ख़राब ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब उम्मीद तो जाहिर यही की जा रही है कि जनाब शायद पेट्रोल की कीमतें थोड़ी सी कम हो दुआ कर रहे हैं जनाब। ऐलान तो ये किया गया है कि खुशखबरी हमें मिलेगी, लेकिन देखते हैं कि इसके बाद जो लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल की कीमत देख के जो फौरन से अपने प्राइसेस हाई किए थे वो कम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बड़ा मसला करनी चाहिए उनको कम। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जब रेज हो जाती है ना फिर कम होना मुश्किल हो जाता है। वो लोग डिफरेंट ही लोग होते हैं जो ना ट्रेंड के साथ कम भी कर लेते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि अब हमने एक प्राइस मेंटेन कर लिया, हमें भी प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्यों कम करें। तो आपको मेरे ख्याल में एक इक्विलिब्रियम रखना चाहिए। अच्छा। बहुत हाई रेट्स भी नहीं करने चाहिए, बहुत लो भी नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली हमने अपना प्रॉफिट भी देखना है, लेकिन दूसरे का भी ख्याल करें। तो मैं यही कहूँगी कि मैं क्लाइंट साइड भी देखती हूँ और मैं ओनर साइड भी देखती हूँ अपनी। और ये बहुत सारे बेकर्स भी देखते हैं, बहुत सारे बेकर्स अंडरस्टैंडिंग है। हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आए और कुछ अपना काम प्रूव करने आए, तो इन दो लोगों में डिफरेंस है। अब जो प्रॉफिट बनाने आए वो तो काम कर लेंगे, फॉरेन कमा लेंगे पैसे और वो बता देंगे अच्छा यार हमारा तो ये बिजनेस हो रहा है। तो लोग इस चीज़ पे हैरान हो जाते हैं कि कैसे, मतलब आप एक दिन में कैसे इतना कमा लेते हो या 2 दिन में कैसे इतना कमा लेते हो। उनको आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। हम लोग दूसरों को हर्ट करके भी यू कैन नॉट अर्न सो मच। सही। किसी की बुराई करके अपनी तरफ ऑर्डर ले लेना या इस तरह, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं ये बेकिंग बिजनेस में, इसमें भी ये चीजें हो रही होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे अब अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है नॉट फ्री, तो मैं उसको आगे कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कोई रेफर कर दूँ और ऐसा कोई बंदा रेफर करूँ जो उनको कोई मसला ना करे, क्रिएट ना करे कि अच्छा ये तो प्राइस मैं ऐसे लूँगी, क्योंकि नॉर्मली हर बेकर की ऑलमोस्ट सेम ही होती है प्राइस। तो कुछ क्लाइंट्स की कंप्लेन होती है कि अच्छा वो तो देखें आपने क्या कोट किया और उन्होंने क्या कोट किया। तो आई रिमेंबर मैंने एक दफ़ा 2 पाउंड्स का कोट किया था अराउंड 4000 और एक बेकर ने उनको कोट किया था 3 पाउंड्स का 13,000। आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं। तो और था भी स्पॉन्ज केक, ऐसा नहीं था कि अंदर कोई ब्लूबेरी चीज़ केक है समथिंग लाइक दैट, नहीं। तो मुझे हैरानी होती है कि लोग कैसे कर रहे हैं बिजनेस। ये ऐसे बिजनेसेस लॉन्ग रन में नहीं कर पाते बिजनेस, क्योंकि वो बाहर से तो ग्लिटरी लग रहे होते हैं कि वाओ दे आर अर्निंग सो मच, इनकी बड़ी हाइप है। एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल। हर किसी के पास एक्सेस है सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की, हर किसी के पास एक्सेस है अपना पोर्ट्रे करने की काम। तो जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं ना और जो अब इतना कमा रहे हैं, वो इसी बेस पे कमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक पोर्टफोलियो अपना मेंटेन किया हुआ है। तो वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन और रात चुगनी, और वो एक मुहावरा है ना कि आपने रातों रात जो अमीर होना है, ये फिर वो लोग होते हैं फिर फॉर्मूला लग गया ना। हाँ जी लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाते। वो ऐसे ही होता है, एक दफ़ा फॉर्मूला लग गया, आपके 3-4 क्लाइंट्स बन गए, फिर आपने रेट्स बढ़ा लिए एंड इट गोज लाइक दैट। अच्छा, तो ये जो फरिया आज कपकेक्स बना के लेकर आई हैं, ये कौन से फ्लेवर के हैं? ये लोटस कपकेक्स हैं जो कि आपको भी बहुत पसंद है, मुझे पता है। ये हॉट सेलर चल रहा है आजकल, हर किसी को पसंद है। मोस्टली लोग बहुत प्रेफर करते हैं मिल्क केक्स, लोटस मिल्क केक्स, और लोटस कपकेक्स भी बहुत प्रेफर करते हैं। इसमें मैंने फिलिंग भी की हुई है लोटस क्रीम चीज की। ठीक है, तो इनको कितना वक्त लगा आपको बनाने इनको? अच्छा, कपकेक्स टेक रिलेटिवली लेस टाइम, तो ये 2.5-3 घंटे में बन जाते हैं। 2.5-3 घंटे फिर भी टाइम लगता है। नहीं, अच्छा बेक होने में तो वही 30-40 मिनट्स लगते हैं, फिर उसको कूल करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि कूल नहीं होगा तो फिर उस पर फ्रॉस्टिंग नहीं टकेगी। सही। तो कूल करने का टाइम होता है 1-2 घंटे। सर्दियों में तो फौरन हो जाते थे, सर्दी इतनी होती थी। अब गर्मी है तो यू हैव टू कीप देम इन एसी रूम। फ्रिज में भी नहीं डायरेक्ट रख सकते, सख्त हो जाते हैं। अच्छा, यू हैव टू कवर देम प्रॉपर्ली ताकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाए और उसकी जो अपना उसकी ह्यूमिड है वही कवर होकर उसको सॉफ्ट बनाए। मतलब ये भी इतना ख्याल रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं
जो मेरे ख्याल में जो न्यूबीज़ हैं या जो एमेचर्स हैं जो अभी कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट, उनको ये टिप्स कहीं से नहीं मिलती। ये टिप्स यूट्यूब पे नहीं है। ये बातें कोई नहीं सिखाता, ये बातें कोई बहुत अच्छे टीचर्स भी अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी न्यू जनरेशन आ रही है और जो सीख रहे हैं काम, वो इसमें अपना पुट इन इतना ज़्यादा करें कि वो इसमें स्किल्ड हो जाएं और उनको ज़रूरत नहीं पड़े कि अच्छा हमने अब यूट्यूब से देखना है, वो खुद ही एक्सपेरिमेंटेशन करें। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप खुद कर रही होती हैं, फिर उसको एक्सपीरियंस करती हैं? ऑब्वियसली मैंने सीखा भी है। तो सीखने के बाद फिर थोड़ी चीज़ें खुद ऐड करनी पड़ती हैं, देख के एक दफ़ा कुछ टेस्ट करती हूँ, एक दफ़ा कुछ टेस्ट करती हूँ, फिर वट एवर सूट्स बेटर तो फिर उसको मैं अप्लाई करती हूँ। ऑब्वियसली घर में बनाना पड़ता है, पहले टेस्ट करना पड़ता है, अच्छा इस पर ये चीज़ अप्लाई होगी तो ये अच्छा बनेगा। तो दैट्स हाउ यू कम विद अ फाइनल रेसिपी। ठीक, तो अगर इस फील्ड में लोग आना चाहते हैं, खासतौर पर लड़की आना चाहती है फरिया, तो उनका क्या इंटरेस्ट पहले से होना चाहिए कुकिंग में, बेकिंग में, किसी चीज़ में? नहीं मुनीबा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरा तो नहीं था बेकिंग में इंटरेस्ट। अच्छा, तो एक्सीडेंटली आप आई हैं इसमें? मैं आई वांटेड टू बी अ शेफ़। मैंने पहले भी आपको बताया था आई थिंक लास्ट इंटरव्यू में। तो मेरा हमेशा ध्यान था टू कुक डिफरेंट रेसिपी। अच्छा, मेरा बेकिंग की तरफ कभी भी मूड नहीं था, और अगर बेकिंग में जाना भी था तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मीठे की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगी, क्योंकि मेरा था अच्छा सेवरी ज़रा ज़्यादा जल्दी बन जाती है, तो सेवरी में थोड़ा सा काम करना है। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने पाथ ही ऐसे बनाए कि अल्लाह ताला कहते हैं मुश्किल तरीन चीज़ों से आपने गुजर के जाना है। हाँ। तो मुश्किल नहीं है ये, और इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फोकस बहुत ज़रूरी है इसमें। इंटरेस्ट तो आ जाता है विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप किसी चीज़ को समझते हो तो आपको पता लगता है अच्छा इसमें न्यू चीज़ है कुछ, या सीखने का बहुत मार्जिन है। अच्छा, तो फिर आप उसको एक्सप्लोर करो। सही। जब तक आप सिर्फ इस पे रहोगे कि अच्छा किसी ने हमें बता दिया, हमने उतना सीख लिया, तो उसमें नहीं आप ग्रो कर पाते। When you learn something, या आप कुछ देख रहे हो, जैसे YouTube से देख रहे हो कोई चीज़ या Instagram से देख रहे हो, तो आप उसमें देखो कि ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, या इसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है, इसके टेस्ट को क्या रिप्लेस कर सकता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, और UK और US वाले बेकर्स यूज़ करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या। आप फटाफट क्या हो सकता है इसका? हाँ जी, आप फटाफट किसी बड़े मार्ट पे नहीं भागोगे अच्छा मैंने इतनी महंगी चीज़ ही लेनी है तभी ये बनेगा। ये थोड़ी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी लोगों की। लड़कियां ये सोचती हैं कि अच्छा नहीं, जो एग्जैक्ट उधर है, हाँ एग्जैक्टली कहती हैं हमारे पास वसाइल होंगे, हमें फैसिलिटेट किया जाएगा तभी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको खुद ही अपना पाथ बनाना पड़ता है। आजकल जैसे मैं बात कर रही थी फरिया के एंटरप्रेन्योरशिप का ये जमाना शुरू हो चुका है, दौर शुरू हो चुका है, तो आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वुमन है, अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही है, तो घर पर बैठ के किस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? कौन कौन से स्किल्स हमें चाहिए होते हैं अगर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? तो फोटोग्राफी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बेकिंग बिजनेस में आ रहे हैं, मैं अभी बेकिंग बिजनेस को टारगेट कर रही हूँ एज एन एग्जांपल। अगर आप बेकिंग में आ रहे हैं तो 2-3 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग, बिकॉज आप जितनी भी अच्छी चीज़ बना लो, जब तक वो प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रही, किसी को नहीं पता लगेगा वो कितनी अच्छी है, और लोग देख के टेस्ट करते हैं। आप जितना ही बता लो बहुत अच्छा बना हुआ है, पिक्चर थोड़ी अच्छी नहीं आई, तो वो कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा कि पिक्चर थोड़ी अच्छी नहीं आई। वो कहेंगे अगर पिक्चर नहीं अच्छी आई तो माइट इट बी कि वो टेस्ट भी ना अच्छा करे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक स्पॉट ऐसा आप रख लें अपने घर का, वेरी इजी टू फाइंड, किसी भी ऐसे स्पॉट में जहाँ डे लाइट बहुत आती हो, या एक ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है वो ले लें, ठीक है, जिससे नॉर्मली टिकटॉक वीडियोस बनती हैं, लेकिन उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर वो भी नहीं है तो आप 2-3 फ़ोन्स के फ्लैश ऑन कर लें, किसी एक बंदे को पकड़ें, उससे कहें कि ये 2-3 फोन्स के फ्लैश इस एंगल पे सेट करें कि ऊपर लाइटिंग पड़े, साइड्स पे लाइटिंग पड़े, उसकी डिटेल्स वाज़ेह हों। तो या तो कोई ऐसा कॉर्नर जिसमें डे लाइट आ रही हो, या तो कोई ऐसा टूल जो लाइट प्रोवाइड कर रहा हो। LED लाइट्स लगी हुई हैं घर में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगी हुई तो फ्लैश वाला तरीका बहुत अच्छा है। उसके बाद बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे हम लोग बड़े गंदे से बैकग्राउंड के साथ पिक्चर ले लेंगे तो वो कितना अनहाइजीनिक साउंड करेगा, वो पता नहीं। मतलब क्लाइंट्स को जो मैंने देखा है, यूजुअली वो देखते हैं हर चीज़, वो कहते हैं अच्छा द केक इज लुकिंग वेरी गुड, बैकग्राउंड अनहाइजीनिक है तो पता नहीं कैसे बनाया होगा। और होम बेकर हैं, होम शेफ्स और होम बेकर्स की इज्जत बड़ी कम हो जाती है इन चीज़ों से, तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं दूसरी बार उनसे परचेज करना या कुछ करना। तो बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, या कोई भी ऐसी जगह जो आपके केक के या जो आपके कपकेक से कलर को इफेक्ट ना करे, मतलब डल ना करे। अगर आपके कपकेक्स वाइट है तो वाइट बैकग्राउंड पे मत जाएं, ब्लैक बैकग्राउंड पे चले जाएं। अगर आपका केक ब्लैक है तो वाइट कंट्रास्ट कर लें। बिल्कुल, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, लाइटनिंग इंपॉर्टेंट है, फिर मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। सही। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़रूरी है।
अगर मैं ऑनेस्टली देखूं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मार्केटिंग ज़रूरी है। ऑनलाइन सोशल मीडिया ट्रेंड पे चल रहा है, हाइप कर रहा है, वहाँ पे क्लाइंटेज अगर आपकी आप नहीं बना पा रहे तो फिर आप एज ए ह्यूमन आई थिंक you're फेलिंग समवेयर, you're lacking somewhere, बिकॉज ये इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर आप सिर्फ एक बिजनेस अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म में प्रमोट करो तो आप ग्रो करोगे, डेफिनेटली ग्रो करोगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम तो डेफिनेटली लगता है, प्रोसेस होता है। और आजकल सोशल मीडिया चल ही इतना रहा है, मतलब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम फौरन से सर्च आउट करते हैं। अच्छा, जैसे अब आपने कहा जाके कहीं पे भी, हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सर्च आउट करते हैं, तो आजकल इंस्टाग्राम्स पे क्या हो रहा है, हैशटैग्स यूज हो रहे हैं, राइट? तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों को यूज करने चाहिए वो अपनी पोस्ट के नीचे हाई रैंकिंग हैशटैग्स यूज करने चाहिए दैट इज रिलेटेड टू बेकिंग। वो जरूरी नहीं है जो उन्होंने बनाया उसका यूज करें, ठीक है? जैसे हैशटैग बेकिंग लव, हैशटैग बेकर्स ऑफ लाहौर, ओके, अभी सिर्फ लाहौर की बात अगर मैं करूं, हैशटैग फज ब्राउनीज, हैशटैग चॉकलेट लवर्स, ये बहुत ही हाई रैंकिंग हैशटैग्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं आपको टू रीच क्लाइंट्स, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हम लोग अडॉप्ट करके अपनी डेली लाइफ में जो हम लोग कर रहे होते हैं अपना सोशल मीडिया पर, और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे साथ फरिया तजम्मुल मौजूद थी। फरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप यहाँ पर आई और जिस तरह हम बात करते थे जनाब मीठे के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि किस तरह हम अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, और मीठे में हमने बात की क्या क्या डिमांडिंग आजकल है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और शहर लाहौर में मॉनसून बारिशों का आगाज हो चुका है और महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि इस बार 40% बारिशों का ज्यादा इम्कान भी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मॉनसून मौसम का आगाज भी हो चुका है और इस दौरान मामूल से ज्यादा बारिशों की वजह से लाहौर और दीगर बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और बाकी शहरों की सूरत हाल के हवाले से भी हम लोग वाकिफ है, कराची की सूरत हाल देख ही रहे हैं हम सब। और हर साल महकमा मौसमियात की जनाब पेशगोई के बावजूद देखा जाए तो शहर लाहौर में पानी के निकास का बंदोबस्त किया तो जाता है, लेकिन जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो वासा और दीगर तमाम इदारों के हर तरह के दावों का पोल भी खुलकर सामने आ जाता है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो जाती हैं और शहरी उस तालाब से गुजरने और खार होने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि इस बार मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है, तो क्या इस बार नालों की डिसल्टिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है? क्या ज़ेरे जमीन वाटर टैंक्स फाल हो चुके हैं? और कौन कौन से दीगर हिफाजती इंतजामात वासा की जानिब से मॉनसून में अर्बन फ्लडिंग के खदशात से निमटने के लिए उठाए गए हैं? जनाब इन सब तमाम जो मामलात हैं इन पर बात करेंगे। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, गुज़श्ता ईद मुबारक, कैसी गुजरी ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और रिपोर्टिंग करते हुए गुजरी। अच्छा। और ये देखते हुए गुजरी कि बारिश के बाद लाहौर में क्या सूरत हाल होगी, तो ये अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजी फरमाई है वासा पे और अहले लाहौर पे कि इतनी बारिश नहीं हुई कि जिसकी वजह से जो बारिशी पानी है वो जमा हो जाए। लेकिन कल से ये पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया कि 17 जुलाई तक तेज़ बारिशें हैं और ख़ास तौर पर ये जो वस्ती पंजाब है जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, ये सारे एरियाज़ हैं, इस पट्टी पर उन्होंने तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मुनीबा हमें दुआ गो होना चाहिए कि ये जो अब्र रहमत है ये अब्र रहमत ही रहे, ये जहमत ना बन जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज़्यादा बारिश ना हो जाए कि उसको कंट्रोल करना हम सब के लिए मुश्किल हो जाए, जिस तरह इस वक्त पूरे पंजाब में और दीगर जो सूबे हैं उनमें देखने में आ रहा है। कराची की सूरत हाल हमारे सामने, कराची की सूरत हाल तो बहुत ही अबतर हो चुकी है ना, वो तो कराची वाले और उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझती भी है, जानती भी है और उनको ये भी पता है कि शरीक जुर्म कौन है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो लाहौर की मैनेजमेंट है, वो खुदा न खास्ता इसको कराची ना बना दे।
कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम 50 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अगर ये 100 मिलीमीटर एक घंटे में लाहौर में बारिश हो जाए तो लाहौर का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी 100 मिलीमीटर ही बारिश को बर्दाश्त कर सकेगा। अगर 100 मिलीमीटर से बारिश ऊपर चली जाती है, जिस तरह PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 125 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हो सकती है, तो फिर तमाम इदारों का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अच्छा। वैसे तो इनका इम्तिहान सारा साल ही चलता रहता है, लेकिन ये मॉनसून में खसूसी तौर पर इस बारिश में इनका इम्तिहान। कोई इंतजामात किए गए हैं वासा की तरफ से? कोई समझ आ रही है आपको? कुछ लग रहा है, नजर आ रहा है? मुनीबा, हर दफा इंतजामात किए जाते हैं, हर दफा दावे किए जाते हैं, हर दफा लंबे लंबे बूट पहन के जो अफसरान, ब्यूरोक्रेसी और ये वुज़रा, सियासतदान ये फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन इन इंतजामात में जो नेग्लिजेंस बरती जाती है उसकी वजह से ये सारे हालात ख़राब होते हैं। जिस तरह अभी आप वो निशानदेही कर रही थी कि वाटर टैंक्स क्या अभी फाल हो चुके हैं या नहीं हुए, तो वाटर टैंक गुज़िश्ता मॉनसून में शुरू किए गए थे, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सके। तो वहाँ पे जो पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो किस तरह ख़त्म होंगे? 2017 में वस्ती लाहौर को डूबने से बचाने के लिए एक हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा शुरू किया गया था। ये लाहौर का पहला स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है जिसको बगैर पंपिंग किए, बगैर बिजली इस्तेमाल किए, बगैर कोई मोटर लगाए, इसने बारिशी पानी का ऑटोमेटिकली निकास करना था। 2017 से लेके ये 2022 का मॉनसून आ गया, आज तक वो ड्रेन मुकम्मल नहीं हुई। तो ये बारिशी पानी का निकास किस तरह होगा? अब ये उस ड्रेन को भी एज ए वाटर टैंक इस्तेमाल करते हैं। जिस ड्रेन ने पानी का निकास करना था, आप उस ड्रेन को बारिशी पानी को महफूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर होता इस तरह है कि वहाँ पे मशीनरी लगाई जाती है, पानी की डी वाटरिंग की जाती है और उसके बाद बाहर फेंक दिया जाता है। जिस मकसद के लिए डबल काम किया जाता है, जिस मकसद के लिए बनाई गई कि हमारी बिजली इस्तेमाल ना हो, आपने उसको जुज़वी तौर पे बना के बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको इस मकसद के लिए बनाया गया कि ये पानी का निकास करेगा, आप उसको पानी महफूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लान ये था कि ये जब ड्रेन बन जाएगी तो उसके बाद कभी इसको तोड़ा नहीं जाएगा, ये बारिशी पानी का ऑटोमेटिकली निकास करती रहेगी। आप जगह जगह पे उसको तोड़ के, उसको टेम्पर करके उसमें पानी महफूज कर रहे हैं। तो ये वो नेग्लिजेंस हैं जिनकी वजह से बारिशी पानी गली मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों में खड़ा हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों की हर साल मॉनसून में इनको निशानदेही की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे दावे करते हैं, इस काम में संजीदा नज़र नहीं आते। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे शहर के ऊपर रहमत की बारिश ही बरसाए। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, कल रात को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है कि आपकी जो नालों की डिसिल्टिंग है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। और ये मॉनसून से पहले का काम है कि मुकम्मल करनी है। ये तो मॉनसून से पहले इनके 3 राउंड हर सूरत में करने होते हैं, ताकि जितना भी उसमें फ्लोटिंग मटेरियल है या सिल्ट मौजूद है या सॉलिड वेस्ट मौजूद है तो उसको निकाल दिया जाए, ताकि पानी को बासानी दरियाबुर्द किया जा सके। 3 शहर की ड्रेनें ऐसी हैं जिनके ऊपर इस वक्त तमाम इदारों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कोई इदारा उसकी जिम्मेदारी लेने को कबूल नहीं है और ये तीनों ड्रेनें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक है शंघाई ड्रेन। ठीक है। जब भी बारिश होती है, अगर ये लाहौर का जो कहना, कसूर, चुंगी, अमर सद्दू, ये जो सारे कच्चा जेल रोड के एरियाज है ना, जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं उन लोगों को पता है कि बारिश होती है और वो इलाके डूब जाते हैं। उस इलाके में है शंघाई ड्रेन, शंघाई ब्रिज के नीचे। वो ड्रेन की पिछले 2 सालों से किसी ने सफाई करना ही गवारा नहीं किया, ना वासा ने, ना CNW ने, ना इरिगेशन ने, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, ना किसी और इदारे ने, ना ये TMAs ने। हर जिस इदारे को लेटर लिखें कि इसकी ड्रेन की डिसिल्टिंग कर दें, वो कहता है ये ड्रेन हमारे पास ही नहीं आती, ये हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं, कोई ऑन ही नहीं कर रहा। अब वो जब तक शंघाई ड्रेन की डिसिल्टिंग नहीं होगी वो इलाके डूबते रहेंगे। और आज रात को इन्होंने वजीर आजम के हुक्म पे जाकर उसकी डिसिल्टिंग शुरू की है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर ने नालों की सफाई करवानी है तो फिर आपके इदारे बंद कर देने चाहिए। फिर इन अफसरान को होश के नाखून लेने चाहिए।
कि क्या आप लोगों को इससे पहले अंदाजा नहीं है कि ये इलाके इसकी वजह से डूबते बिल्कुल हैं? ऐसे ही, मतलब अगर नोटिस लिया जाएगा तभी ये काम करेंगे। क्या मैं कहता हूं कि मुनीबा, क्या प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो देखे कि नाले के अंदर फ्लोटिंग मटेरियल मौजूद है या नहीं मौजूद? इतना आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है। अभी अभी रिसेंट आपको 50 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है कि जाएं इन नालों की सफाई करें, और आप हाथों पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, तो होश के नाखुन लेने चाहिए। इसी तरह इसके साथ ये पीआईए ड्रेन, ये भी इसी एरिया में है, उसको भी आज तक किसी ने हाथ लगा के नहीं देखा। और ये लाहौर का जो 6000 किलोमीटर का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह है कि हर जो लाइन है या जो नाला है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। इदारे क्या करते हैं कि अपनी जो इनके पास ड्रेन होती है उसकी सफाई करके तो उसके बाद सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। वो कहते हैं हमारा जो एरिया है वो साफ है, वो तो फलाने डिपार्टमेंट का एरिया था, उन्होंने तो सफाई नहीं की। सही। बुजदार दौरे हुकूमत में भी सबसे मेजर इशू ये था कि इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, अंडर वन अम्ब्रेला काम नहीं कर रहे थे। नहीं थे, हाँ। आज भी एक पेज का लफ्ज तो रहने दें आप, ये अंडर वन अम्ब्रेला काम नहीं कर रहे थे। तो आज क्योंकि वो एक पेज के ऊपर बड़े सियासी चीजें आ जाती हैं ना, तो अभी भी जो इदारे हैं इस दौरे हुकूमत में अभी भी वो अंडर वन अम्ब्रेला काम नहीं कर रहे। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान बैठे हुए थे ये मॉनसून से कबल। तो तब इन्होंने फैसला किया था कि ये तमाम इदारों के जो कॉरस्पॉन्डेंट थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बैठे, एक बाकायदा इनका आपस में एग्रीमेंट साइन हो गया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, शहर लाहौर के बासियों को रिलीफ देना है। पता नहीं कौन सा रिलीफ देना है इन्होंने नहीं, कोई नजर नहीं आया। अब वो जो बड़े नालों में फ्लोटिंग मटेरियल जमा होने से अगर आप गली मोहल्लों की ड्रेनें देखें तो वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। अब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं मुनीबा, वो यहाँ तक आते हैं कि अगर बड़े नालों की डिसिल्टिंग नहीं होती, वो बारिशी पानी का निकास मुमकिन नहीं होता, बारिश नहीं भी होती तो जो गटर हैं वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी एरिया देख लें, ये ईद के दिनों में 100 से ज़ायद कंप्लेंट्स थी, 100 से ज़ायद सिर्फ ये सीवर ओवरफ्लो होने की। चामीरा का इलाका है, मुगलपुरा का इलाका है, ख़ास तौर पे शादरा का इलाका है, रायविंड के इलाके हैं, इसके अलावा जोहर टाउन के इलाकों में बड़ी शिकायत मौसूल हुई, गुलबर्ग के इलाकों में ये गटर ओवरफ्लो होने की शिकायत मौसूल हुई। तो इसका मतलब है कि अभी ये जो आज भी आसमान पर मॉनसून के बादल मंडला रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आज भी थोड़ा सा हरकत में आ जाए, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, ये मुझे लगता है अपनी मौतली करवाएंगे, फिर ही कुछ चीजें बेहतर होंगी। उसके बाद भी क्या होता है, इंतजामिया जो है वो एक्शन में फिर भी नहीं आती है, ऊपर जो लोग हैं अफसरान तब्दील होते रहते हैं। जैन पहले भी यही सूरत हाल हम देखते रहते थे, तो अब वो आदी हो गए हैं। वो कहते हैं ठीक है, जैसे ही मॉनसून आएगा हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी या हमें मुअत्तल कर देंगे, मॉनसून के बाद हम दोबारा सिफारिश के साथ आकर दोबारा वो ऑफिसर बन जाएंगे। तो ये तो एक रूटीन बन चुकी है। लेकिन सबको, गवर्नमेंट को अपने तौर पर, अफसरान को अपने तौर पर और अवाम को अपने तौर पर, अवाम का भी इसमें बड़ा किरदार है, इन तीनों को अपना अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट को हर साल चाहिए कि अगर उनको पता है कि ये मिड ऑफ जून से बादल बरसना शुरू होंगे और 15 सितंबर तक बरसेंगे, तो उसका पहले इंतज़ाम किया जाए। 15 जून से इमरजेंसी कैंप फाल हो गए, 15 जून से तैयारियां शुरू कर दी और गवर्नमेंट ग्रांट जारी कर रही है 7 जुलाई को। नहीं तो इनकी मसला क्या है? इनको वसाइल की कमी है, मैन पावर नहीं है, या क्या मसला है जिसकी वजह से नेग्लिजेंस होती है? ये मैन पावर की जहां तक बात है तो मैन पावर की कमी नहीं बल्कि ज्यादती है। अच्छा। जो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है वासा, उसके ऊपर इस वक्त भी मुलाजमीन ओवरबर्डन है। ठीक है। इतना उनके पास एरिया मौजूद नहीं है जितने उन्होंने ज्यादा बंदे रखे हुए हैं, जिसमें आपने एक वर्ड सुना होगा कि सियासी भर्तियां, तो बहुत ज्यादा सियासी भर्तियां। यही वजह है कि हर महीने वासा को तनख्वाहें देने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स का किसी भी तरह का इशू नहीं है। अब अगली बात आ गई कि ये तैयारी क्यों नहीं करते। इसमें मैंने आपको अर्ज की कि गवर्नमेंट और इदारा, ये दोनों की नेग्लिजेंस इसमें होती है। कोशिश की जाती है इनकी तरफ से, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये जीरो बैठे होते हैं, ये कोई भी काम नहीं करते, ये कोशिश करते हैं। इनके पास वसाइल की कमी होती है। अच्छा। वसाइल के लिए हर साल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर जो अपनी तवज्जो है वो मरकूज नहीं करती। अच्छा, उसमें मेरी दो राय होती हैं।
एक तो गवर्नमेंट ये सीवरेज सिस्टम के ऊपर इसलिए तवज्जो नहीं देती क्योंकि जो भी सीवरेज की लाइन होती है वो खोद देते हैं, वो ज़मीन में दफन हो जाती है, वो वोट किस तरह मांगेंगे, इसलिए वो कहते हैं सड़क बना दें, पुल बना दें, कम से कम लोगों को दिखा तो सकें। तो इस सियासत से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा, अब आप देखें कि लास्ट जो फिजिकल फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 का, उसमें सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन की 5.5 अरब रुपए की 16 स्कीमें रखी गई। अच्छा। इन पूरी 16 स्कीमों में पूरे 2021-22 माली साल में किसी एक भी स्कीम की साइट पे जाके कुल्हाड़ी मार के काम भी शुरू नहीं किया गया। नोट अ सिंगल प्रोजेक्ट स्टार्ट। सही। तो अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको अगले मॉनसून तक मुकम्मल नहीं करेंगे, तो फिर ये सीवरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। हम क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज हैं तो हमारे यहाँ पे जो मिड टर्म प्लान्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हमें जो भी प्लान मुकम्मल करना होता है उसको 1 या 2 साल में किसी भी सूरत में मुकम्मल करना होता है। हाँ। अदरवाइज जिस तरह की हमारी कंजस्टेड आबादी है या जिस तरह ट्रैफिक बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। डू यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है उसकी वजह से भी जरा अफसरान सुस्त रवि का शिकार है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, उसकी वजह से? इसमें तो कोई दो राय नहीं है मुनीबा। ये तो इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ब्यूरोक्रेसी आज तक काम करने को तैयार नहीं है, मां सिवाय चंद ब्यूरोक्रेट्स के जो कि उनके साथ बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। अच्छा। कुछ ऐसी मैनेजरियल पोस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, अदरवाइज बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नमेंट के साथ अभी तक नहीं चल रही। वो सारे इस ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान कर रहे हैं कि कब इनके नताइज आना शुरू होंगे, तो ये चीज़ समझ आएगी कि क्या हमजा शहबाज साहब ही वज़ीर आला कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी तो फिर लोगों के मसाइल, जो अफसरान हैं ये थोड़ी सी हरकत में आएंगे और जो शहरी हैं, लाहौर के शहरी, उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और वासा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या कारकर्दगी है और किस तरह ये मानसून के सीज़न में हिफाजती तदाबीर या हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं उनकी। यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसीकी के हवाले से। तो जनाब ईद अभी ख़त्म नहीं हुई है और ईद का जो ये सिलसिला है ये जारी और सारी रहने वाला है पूरा हफ्ता। इसी तरह हम पार्टीज़ होंगी, मौसीकी का तड़का भी लगाया जाएगा, घरों में इवेंट्स भी होंगे। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ईद का जो मज़ा है वो दुबारा कर लिया जाए और मौसीकी का तड़का लगा लिया जाए अपने शो में। तो जनाब आज हमारे साथ इस सेगमेंट में 2 ऐसे बासलाहियत सिंगर मौजूद हैं, बहन भाई हैं, और क्या खूबसूरत आवाज़ है दोनों की। प्रोफेशनली सीख रहे हैं, साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं और जनाब उम्मीद है कि आगे जाकर पाकिस्तान का नाम भी वो लोग रोशन करेंगे। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन कराती चलूँ, हमारे साथ हुरब शम्स मौजूद हैं और उसके साथ तिरजा शम्स मौजूद हैं और जनाब अपकमिंग कह लूँ कि सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों को वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसी गुजर रही है लाइफ, क्या क्या हो रहा है लाइफ में आजकल? फिलहाल अभी हमारी जैसे छुट्टियां चल रही हैं और स्कूल्स जस्ट एंडेड, तो फिलहाल लाइफ बहुत चिल चल रही है। अच्छा, चिल चल रही है। समर ब्रेक एंजॉय हो रही है। हाँ, समर ब्रेक एंजॉय हो रही है और जो आपकी हॉबी है उसको अच्छे तरीके से लेके चल रहे हो। बिल्कुल, आजकल क्लासेस हमारी म्यूजिक की जो चल रही है इंटेंसिवली वो कर रहे हैं, फिर साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पोस्ट करना, वैसे घर वालों से मिल के उनके साथ गाना बजाना, इट्स गोइंग ग्रेट। चलो ये तो ग्रेट हो गया, दैट्स गुड। तो मुझे बताइए इसमें कैसे इंटरेस्ट कैसे आया कि हमने सिंगिंग भी करनी है? क्लासिकल हमारी जो फील्ड है, इट्स उर्दू क्लासिकल म्यूजिक हम बेसिकली सीखते हैं। ओके। Basically we wanted to learn music. Our family wanted us to learn music. अच्छा। And we seeked out a teacher. ठीक है। And said teacher turned out to be one of the biggest names in classical music. उस्ताद परवेज़ पारस साहब हमें सिखा रहे हैं। He's been teaching us for the last 9-10 years. And उनका पाकिस्तान में बड़े नामों में उनका शुमार होता है। तो बेसिकली कुछ खुदा की देन थी
और we both had music in us, and plus our family has always encouraged us to pursue and to grow our hobbies. So both of them combined, we started learning music. तो इसका ज़्यादा इंटरेस्ट आप में था या दोनों में इकट्ठा ही हुआ, या मदर या फादर ने इंसिस्ट किया कि अच्छा आप लोग ये भी कर सकते हैं? Interestingly, हमारी family, we were full of music lovers. Okay. But even as a child, भाई के लिए ज़्यादा था कि होएब को interest है music में, he अच्छा। loves it. So they wanted to get a teacher for him. ठीक है। But when we ended up getting a teacher, I was a bit petty और मैंने कहा भाई सीख रहा है तो मैंने तो मैं भी ज़रूर सीख सीखना लूँ, है। मैं क्यों पीछे रहूँ? अच्छा। Exactly. तो ये सीन रहा। Yeah. तो और अब आपको किस चीज़ में ज़्यादा, कौन सा जॉनरा ज़्यादा पसंद है आपको? मैं ज़्यादा क्योंकि सीख हम क्लासिकल रहे हैं कुछ, मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी आई एम मोर लीन टूवर्ड्स गज़ल्स एंड कवालीज, और मैं बड़े शौक से नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन खान साहब को बहुत शौक से सुनता हूँ। ठीक है। और आपकी तर्जा जॉनरा? I'm actually ironically मुझे ज़्यादा इंग्लिश का शौक है, मुझे ज़्यादा वेस्टर्न म्यूजिक का शौक है। ठीक है। Obviously because बच्चों में ज़्यादातर आजकल पॉपुलर यही होता है, but I'm good enough with Pakistani and classical music that I enjoy too. ठीक है। तो सबसे पहले आप दोनों क्या सुनाने वाले हैं हमें? आपको सबसे पहले, सिंस हमारा जॉनरा क्लासिकल है, और तो आपको एक पंजाबी का, वैसे तो शायरी फैज़ अहमद फैज़ खान साहब की है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन हमारे उस्ताद परवेज़ पाल साहब ने की है। ठीक है। तो ये राग हंसतुन में एक आपको हम पंजाबी पंजाबी का गीत गीत। ज़रूर ज़रूर जी। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आप दोनों ने। तो आपको भी तर्जा शौक है, गिटार वगैरह बजा लेती हैं? मैंने सीखना है इवेंचुअली, बट जस्ट बिकॉज कोविड की वजह से मेरा ओ लेवल्स इतना कुछ स्ट्रेच हो गया था कि आई हैवंट गॉटन द अपॉर्चुनिटी येट। या तो इसलिए भी आपने सीखा नहीं है अभी नहीं, बट आई इवेंचुअली डू वांट टू लर्न, एक्चुअली आई वांट टू लर्न द वायलिन। हाँ ठीक है, तो वो चलें, वो भी सीख लेंगे आप, कोई नहीं। तो आपको अभी गिटार है या और भी इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है सीखने का? मेनली मैं गिटार ही बजाता हूँ। ये भी मैंने यूट्यूब से और ख़ुद बजा के सीखा था, बट वैसे क्योंकि क्लासिकल हम सीख रहे हैं और हमारे उस्ताद का ये कहना है कि जब आप क्लासिकल सीख रहे हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं बेशक, लेकिन कम से कम थोड़े थोड़े आने चाहिए। थोड़ी वो एक बेसिस होनी चाहिए। मैं थोड़ा बहुत तबला, हारमोनियम ये भी बजा लेता हूँ। इनिशियली स्टार्टेड हम दोनों को ही उन्होंने बेसिक चालें तबले की सिखाई थी। अच्छा। ताकि वो एक बीट फॉलो करना हमें आता हो ठीक से। ठीक है, तो प्रोफेशनली कितनी देर होगी है सीखते हुए इसको? I was in 3rd grade, so it has been about 9 years now. 9 साल से आप सीख रहे हैं गाना। तो आगे फिर क्या इरादा है, आगे जाके कुछ करने का?
I want to pursue literature. मुझे writing का, poetry वगैरह का शौक बहुत ज़्यादा है. But music is something I want to carry along with it. And if a career comes out of it, I don't mind that at ठीक all. है, और आपका हो रहा इन माई केस मैं ज़्यादा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग साइड पे लीन हूँ एज ए करियर ऑप्शन. बट अगेन वही वाली बात, इफ इट गिव्स मी अ करियर, इफ म्यूजिक गिव्स मी अ करियर, आई वुड लव टू परस्यू इट. ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल करनी चाहिए और बनता भी है. तो तर्जा, जैसे आपने बताया कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है इंग्लिश में, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें कोई इंग्लिश सॉन्ग भी सुनाएं. ज़रूर. I'll sing Begging by Maneskin. ओके. 5th credit. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Riding high when I was king. I played it hard and tossed aside everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I feel, you let me go. Anytime I feel, you get me know. Anytime I see, you let me go. But if I'm that sea, just let me know. I'm on my knees and I'm begging. I don't wanna lose you. Yeah, yeah. Da 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 da. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, darling. क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. आपने एक तो बहुत अच्छा गाना गाया और आपने बहुत अच्छा गिटार भी गाया है, मज़ा आ गया है. तो घर में ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है, या गाना गा रहे होते तो किसकी साइड पे कौन होता है? घर में सभी सपोर्ट करते हैं. अच्छा. Honestly speaking, our father is a big push for us. जहाँ पे मामा is like कि पढ़ाई करो. Obviously she is very very supportive too. But पापा is the more कि अच्छा रिकॉर्डिंग की है, कोई कुछ डाला है नया, कुछ नया सीखा है, ये गाना तैयार करो. अच्छा. But our whole household, our grandparents, everyone, they're very very supportive of our love for music. तो मतलब कोई ओकेजन होता होगा, कोई इवेंट होता होगा, तो आप दोनों तो बैठ जाते होगे ना कि अच्छा हम लोगों ने तो गाना गाना बस है. जहाँ हम घर जाना के होता है, डेडिकेटेड सिंगर्स हैं. अच्छा. बस जहाँ जाना होता है गिटार साथ आना गिटार होता साथ है. होता है, ठीक है, और वहाँ पे पूरी एक महफिल सज जाती है. और नहीं तो क्या. दैट्स गुड. तो क्या रोजाना की बुनियाद पर आप लोग प्रैक्टिस करते हो इसकी? हम क्लासिकल जो है प्रॉपर वो हम ट्वाइस अ वीक करते हैं. वैसे प्रैक्टिस तो हर वक्त चल रही होती है. वैसे तो हमें बस घर वाले कहते हैं कि बस अब और नहीं गाना. ठीक है. तो आपस में भी आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस कर रहे होते हो, या वो लड़ना लड़ाना भी हो रहा होता है, झगड़ा भी हो रहा होता है कि नहीं जहाँ मैंने बहन अभी भाई प्रैक्टिस करनी है, मैंने अभी प्रैक्टिस करनी है? जहाँ बहन भाई होते हैं वहाँ लड़ना झगड़ना तो होता ही है. अच्छा. लड़ते झगड़ते मिलके बस हो ही जाता है. कुछ कौन ना ज्यादा कुछ. लड़ता है? मैं हुराब से जानना चाहूंगी. मुझे लग रहा है ऑब्वियसली बहनें ज़्यादा लड़ती हैं. ज़रा गलत यहाँ पे बात हो रही है. Being older, obviously, मेरे ज्यादा इतनी चलती नहीं है. अच्छा, भाई नहीं चलती ज्यादा? नहीं. क्यों? बड़ा भाई है, अब क्या करूं. ठीक है, लेकिन वो हुरब कुछ और ही कह रहा है. बस अब बहन भाई के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स तो हैं. ठीक है. तो इसके लिए कोई खास कोई चीज़ करनी पड़ती है, कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि हमारी आवाज़ ख़राब ना हो जाए? हमारा इशू ये है कि बीइंग अ गर्ल, माय वॉइस इज स्लोली गेटिंग हायर इन स्केल एंड भाईज इज गेटिंग लोअर. तो फिलहाल वे एट अ पॉइंट वे एक बीच का स्केल ढूंढना, एक बीच की पिच ढूंढना जिस पे हम दोनों मिलके परफॉर्म कर सकें. जिसमें मैं लोअर स्केल्स पे गा सकूं, जिसमें ऊपर वाले स्केल्स पे गा सके. नाइदर की आवाज फटे. हाँ, या तो ये बड़ा मुश्किल होता होगा. इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूजिक, आई गेस, लर्निंग हाउ टू एडजस्ट. सी. तो हुरब, आपसे मैं सुनना चाहूँगी, आपका क्लासिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप हमें कुछ क्लासिकल में सुनाएं. ठीक है. तो वैसे तो क्लासिकल में इंटरेस्ट है, बट मैं आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की एक कव्वाली सुना देता हूँ. ज़रूर.
पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जाऊं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। क्या बात है जनाब, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या है आगे का प्लान को के कोई सॉन्ग रिलीज करने का कुछ ऐसा सोचा हुआ है या अभी नहीं? सोचा हुआ है। As you can see, भाई is great with the guitar, and I like poetry. तो हमारा प्लान तो है कि मिलके we try song writing, but अभी we're not at that point where we're good at it. We've not been able to manage it yet. ठीक है। But eventually there might be something coming. तो मुझे बताइए, सोशल मीडिया पे आप लोग डालते रहते हैं अपने हाँ जी, हमारी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पे हमारे अकाउंट बने हुए हैं मैजिकल सिबलिंग्स के नाम से। तो वहाँ पे आप लोग जो है वहाँ अपनी हम और बस छोटे छोटे कवर्स या फिर फुल ब्लोन कवर्स जो भी हम डाल सकते तो हैं। किस तरह का फीडबैक आता है लोगों की तरफ से, क्या कहते हैं? लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर वेरी लकी टू गेट अ वेरी गुड सपोर्ट। अभी हमारी उस तरह से बेस इतनी बड़ी नहीं है, बट व्हाट वी डू हैव इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। चलो ये भी अच्छी बात है कि आपको अच्छा फीडबैक आता है और एक बूस्ट मिलता है ना कि हम कर सकते हैं ये बिल्कुल। चीज़। तो स्कूल में भी फिर सब टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स कहते होंगे कि हाँ जी आ जाए We were both the music reps of our school in the अच्छा, previous year. ठीक है। हम basically वो एक reputation of गाने बजाने वाले बच्चे भी carry it along. वहाँ पे भी पता है कि भाई जो भी कोई इवेंट होना है तो इन दोनों बहन और भाइयों नहीं ने तो आना है। बस ही है। हर इवेंट पे परफॉर्म करना फिर तो ज़रूरी बन जाता है। दैट्स गुड। तो क्या हो रहा, आप मुझे बताइए कि क्या कोई इरादा है, कोई एक होता है ना ड्रीम होता है कि हमने इस सिंगर के साथ ड्यूट करना है या कोई उसके साथ मैं एल्बम करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा है सोचा हुआ है कुछ? ऐसे में अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली, आई वुड लव टू हैव ए एल्बम और मे बी जस्ट अ सॉन्ग एज वेल विद मुस्तफ़ा जाहिद। Honestly, He took the is- name out of my head over there. We were He lucky is one enough of to my- meet him for a few seconds actually. Yeah, we once met him, but I've been a big fan of अच्छा। his Works. for the longest time I Yeah. can remember. मतलब वो उनके साथ आप जो पूरी एल्बम या फिर एक सिंगल ट्रैक भी करना चाहते हैं? वो भी हो जाए Anything, तो honestly. दोनों ही Yes. दोनों ही डाई हार्ड फैन है उनके। बहुत ज़्यादा। चलो ये तो, और कोई सिंगर जो है हमारी फीमेल, उनमें से कौन सी पसंद है आपको? फीमेल सिंगर्स भी पाकिस्तान में बहुत Honest- बहुत अच्छी हैं, बट लाइक मेरे अपने स्कूल से मोमिना मुस्तहसन had studied from my own school. अच्छा। So it almost feels like I'm following her legacy over here. तो फिर अगर मोमिना का कोई गाना छोटा सा आप सुना दें हमें। तेरा वो प्यार। हाँ, we can perform that. चलें जी। तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा। क्या हो गया
गुड। मेरे ख्याल से घर में भी ये जैमिंग चलती रहती है ना हर वक्त we are always trying to add something on to the next song. मतलब खुद से ही कुछ चीजें करते रहते हो आप लोग भी? लाइक कभी भी गिटार तो मेरा हर वक्त मेरे पास ही होता है। अच्छा तो ठीक है, वो आपका बड़ी है, आपके पास रहना है। अच्छा Another member of the family now. ठीक है। तो जहाँ कहीं भी मौका मिले जैमिंग शुरू हो जाती है। तो आप सिर्फ आप दोनों में ये है या और भी जो बहन भाई हैं सिबलिंग्स हैं उनमें भी ये है? We're only 2 siblings. ओके ठीक है। But we see our cousins थोड़ा but they're all younger than us, so they'll start singing too. So it's nice to see कि हम सारे बस obsessed हैं गानों से। मतलब वो फैमिली में फिर सारे स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादातर कौन सी फरमाइश आती है किस चीज की कि क्लासिकल सुनाओ या इंग्लिश सुनाओ, किस चीज की ज्यादा आती है? ज्यादा पाकिस्तानी पॉप, पाकिस्तानी गजलें वगैरह। और आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें फिजा? It's not about interest, I just prefer English. I do love Pakistani music as well. दिल में स्पेशल जगह है उसके लिए, बट माई प्रेफरेंस इज विद इंग्लिश। प्रेफरेंस जो है वो इंग्लिश में आती है। तो अगर एक और आप हमें इंग्लिश सॉन्ग सुनाना चाहें? या श्योर। क्या बात है जनाब, आज तो हमारा जो विड ऑफ द वीक ही जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया है। और ऐसे लग रहा है जैसे एक मौसीकी, वैसे ही आपको पता है म्यूजिक जो है वो हमारी जो मूड है उसको रिफ्रेश कर देता है। मैं तो हमेशा जब भी अपसेट होती हूँ तो मैं अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ और मैं दोबारा से वो मेरी एनर्जी जो है वो बूस्ट अप हो जाती है। तो इस तरह होता है आपका भी? Obviously music I feel like it's something that transcends language. एक ऐसी चीज़ है जो हमारी souls के अंदर होता है। Exactly. Music basically shows, or basically you can say music tells what your words can't say. Exactly. It basically explains your emotions. तो उसकी वजह से एक when you feel कि आपका mind हल्का हो गया है, आपकी soul हल्की हो गई है, then you feel good. So तो कितना सपोर्ट कितना मैटर करती है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको? Definitely support is one of the biggest factors when it comes to music. I've seen a lot of people around me जिनको love music but they don't have the same support as we did with our family. We had grandparents always pushing us forward, our mother, our father always encouraging us. And a lot of people don't have that. I believe कि म्यूज़िक में या फिर किसी भी for that matter किसी भी टैलेंट में अगर आपने ग्रो करना है 50% आपकी उसकी ग्रोथ जो है वो सपोर्ट से ही आती है। एंड द रेस्ट 50 इज प्रैक्टिस। ऑब्वियसली तो वो आपने पॉलिश करनी होती है कि किस तरह करनी है। लेकिन उससे पहले जो आपके पेरेंट्स जो होते हैं और आपकी सपोर्ट जो होती है वो ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट अगर हमारी फैमिली इफ आवर ग्रैंडफादर, आवर ग्रैंडमदर, आवर पेरेंट्स दे डिड नॉट आइडेंटिफाई कि हमें म्यूजिक का शौक है, we would never be here. Exactly, हाँ। वो अगर ना आइडेंटिफाई कर पाते, ना देख पाते तो शायद ये बच्चे यहाँ पर ना होते। एंड जिस तरह कई पेरेंट्स होते हैं उन्हें ये एनी टैलेंट वगैरह उसको नरिश करने का वो नहीं होता कि मतलब अगर बच्चा अच्छे ड्राइंग कर लेता है, अच्छी पेंटिंग कर लेता है तो उसको सिखाने के बजाय वो कह देते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, तो उसकी वजह से भी फिर एक बच्चा भी दब जाता है एंड वो अपने जो नहीं कर पाता ना अपनी चीजों को, अपने टैलेंट को एनहांस नहीं कर पाता। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक और ट्रैक आप लोगों से मैंने सुनना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब मुझे आपने इजाजत देनी है जाते जाते इन दोनों को। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वाले।